तो मैं पहले सवाल करूंगी आपसे, कितनी डिलीवरीज होती हैं पूरे हिंदुस्तान में रोजाना कितनी डिलीवरीज होती हैं? एनी आइडिया? बोलिए, कोई भी बताएगा कि कितनी डिलीवरीज होती हैं? 70,000 डिलीवरी होती है हमारे यहाँ रोज की। चाइना में 40,000, अमेरिका में 11,000, ब्राजील में 12,000। तो हम लोग सबसे उस्ताद हैं। और इसका डेली का आंकड़ा लगा लिया जाए साल में, तो ये कर हो जाता है 2.5 करोड़ से ज्यादा। इतने बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते हैं। ये दूसरी चीज है, कोई मुझे और दूसरा सवाल बताएगा कि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसका मतलब क्या है? हमें क्या करना है? अपने पॉपुलेशन पर नियंत्रण करना है। अगर हम चाहते हैं, हमारे मीन्स जो है छोटे थोड़े से है, 2.5% की जमीन हमारे पास है और हमारे रिसोर्सेज भी कम है, तो अगर हमें सबको देखना है कि पढ़े लिखे और उनको नौकरी मिले, तो हमें संख्या को कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, कितनी आपको लगता है कि डिलीवरी के टाइम डेथ्स होती है? कोई भी मुझे बताएगा। एक तो हमें पता हो गया कि नंबर कितना है, तो 2.5 करोड़ साल का, और कितनी डेथ्स होती है? हम लोग दुनिया के 5 देशों में हैं जिनके यहाँ सबसे ज्यादा डेथ्स होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेथ्स होती है। उन 5 देशों में हिंदुस्तान का भी नाम है। 2015 के फिगर कहते थे कि 40,000 डेथ साल में यहाँ होती है। आज की तारीख में ये फिगर 25,000 के आसपास, 25,000 डिलीवरी साल में होती है। तो एक इन दो चीजों को आपने जब जाना, और डिलीवरी के टाइम पे हम कहते हैं, हमारे यूपी में इसको कहते हैं कि इसमें माँ की जान का भी खतरा है और बच्चे की भी जान का खतरा है। ये ह्यूमन बीइंग की सबसे मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी है। इसीलिए कहते हैं, इसका नाम रखा गया यूपी में जापा, जान जाके पाते हैं। बच्चे की भी जान रिस्क में है और माँ की जान भी रिस्क है। इस चीजों को ये बिगिनिंग के से मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि हमने ये जो प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह बर्थ का एक सुनहरा अवसर देना है, और उसमें सबसे ज्यादा रोल आता है नर्सेस का, क्योंकि डिलीवरी तो कोई टाइम से के हिसाब से होती नहीं, दिन रात कभी भी डिलीवरी होती है। हर टाइम डॉक्टर लेबर रूम में तो रहता नहीं, तो आप ही सबसे ज्यादा उसको लुक आफ्टर करते हो। तो आज आप बहुत सारी चीजों को जानेंगे और उसका पालन करेंगे। ये हमारा मॉड्यूल है कि हमें 6 चीजें साफ रखनी है डिलीवरी के लिए। दूसरी चीज ये है कि अगर हमें लगे कि उसको डिलीवरी के टाइम पे एपिजियोटमी की जरूरत है तो देनी है। जरूरी नहीं कि 100% लोगों को हमें एपिजियोटमी देने की जरूरत है। और तीसरी चीज है, आपको आर्ट और साइंस सीखनी है। ये डिलीवरी का क्या प्रोसेस क्या है, इसमें प्रिंसिपल है कि जब आपका हेड बच्चे का सिम्फिसिस प्यूबिस के नीचे आ जाए, तो हमें फ्लेक्शन को मेंटेन करना है और पेरिनियम में सपोर्ट देनी है, और जो एनल एरिया है उसको पैड से ढक के रखना है। 3 चीजें करनी है। और इस प्रोसेस में जब भी उसको कंट्रैक्शन आएगा, हमारे को ये फ्लेक्शन मेंटेन करनी, वही सब चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी। मैंने कहा कि आपको 6 चीजें साफ रखनी है। ये 6 चीजें साफ है, आपको सभी लोगों को मालूम है, पर मैं दोबारा इसको रिपीट करूँ। आपके हाथ साफ होने चाहिए। कोरोना के टाइम पे हमने क्या सीखा कि आपको इन हाथों को बहुत साफ करना है। अच्छा खासा लग के आपने 3-4 मिनट में ये साफ करना है। आपने ये वाला साफ करना है, उंगली साफ करनी है, पीछे साफ करना है, इधर साफ करना है, इधर साफ करना, ये सब एरिया, ये सारा पूरा एरिया साफ करना है। एक तरीका है इसका साफ करने का, और इसीलिए सब लेबर रूम में जहां पर भी हमारा वॉशिंग स्टेशन होता है, वहां पर एक फोटो लगी होती है जिसमें पता लिखा होता है कि नर्सेस, डॉक्टर सबको साफ करना होता है। और जो कई बार नए डॉक्टर
आते हैं आपको भी साफ करना है। तो अगर आपको बताना है, डॉक्टर्स को भी बताना है कि आपने साफ करना है, तो आपने भी खुद भी उसको सीखना है कि हाथ को अच्छी तरह से साबुन से साफ करना है, ठीक है। और बाद में आपने थोड़ा सा उसके अंदर ये जो है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन भी लगाना है, जिससे कि सारे कीटाणु खत्म हो जाए। दूसरी चीज जो टेबल है जिसमें पेशेंट को लेटना है, उसका भी टोटली साफ होना बहुत जरूरी है। जब भी एक डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उसी टाइम साफ करेंगे। अगर आप साफ नहीं करेंगे तो ब्लड वगैरह सब चिपक जाता है और बाद में उसको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस सरफेस पे पेशेंट लेटेगी वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। पेशेंट जब लेट जाएगा तो उसका जो नीचे वाला एरिया है, पेरिनियम जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर साफ सुथरा नहीं है तो आपको उसको साफ सुथरा करना है। आपको कॉर्ड काटने के लिए आपके पास स्टेराइल साफ सुथरी सीजर होनी चाहिए, और जो भी लिनन हम यूज करें वो बिल्कुल क्लीन शीट्स होने चाहिए। और बच्चे के लिए आपको 2 टॉवल्स बिल्कुल क्लीन साफ सुथरे टॉवल्स होने चाहिए, ठीक है। एंड कॉर्ड कटिंग के लिए आपके क्लीन क्लैंप आपके पास होना चाहिए। तो ये 6 चीजें हुई: क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस, clean perineum, clean cut, clean sheet and towel for the baby, and the clean clamp. अब हम जानते हैं कि क्या स्टेजेस है लेबर के। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, उसमें लेबर पेन शुरू होने से, ट्रू लेबर पेन शुरू होने से फुल सर्वाइकल डायलेटेशन तक, इसको फर्स्ट स्टेज कहते हैं। एंड व्हाट इज फुल सर्वाइकल डायलेटेशन? इट इज 10 सेंटीमीटर डायलेटेड। आपको मालूम है जो पेल्विस का डायमीटर वो भी उतना ही है, और सर्विक्स पूरे में फैल जाती है 10 सेंटीमीटर फुली डायलेट होते हैं। तो अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस है, लोअर पार्ट ऑफ ये सर्विक्स जो है बिल्कुल एक इस तरह से सीधा सिलेंडर हो जाता है। सेकंड स्टेज है फुल सर्वाइकल डायलेटेशन से फॉर द टिल द डिलीवरी ऑफ द फीटस इज सेकंड स्टेज, एंड थर्ड स्टेज इज डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, एंड फोर्थ स्टेज इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग बहुत ध्यान रखने की बात है कि आपको डिलीवरी के बाद 2 घंटे ऑब्जर्वेशन करना है मदर का और बेबी का। इसको फोर्थ स्टेज कहने लगे, और नर्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो 4 स्टेजेस को हमने जाना। फर्स्ट स्टेज क्या है? उसमें फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होगा। सेकंड स्टेज होगा जिसमें बच्चे की डिलीवरी होगी। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी, और फोर्थ स्टेज में आपने 2 घंटे ऑब्जर्व करना है मदर और बेबी को। अब आते हैं फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में एक होती है लेटेंट फेज जिसमें सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, और एक होती है एक्टिव फेज। लेटेंट फेज जो है, जो भी जब भी सर्विक्स का जो डायलेटेशन है, प्राइमरी ग्रेविडा में पहले इफेसमेंट होगा। सर्विक्स आपकी इतनी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, उसका पहले डायलेटेशन, पहले इफेसमेंट होगा। तो इफेसमेंट का मतलब है ये सारा एरिया आपके लोअर सेगमेंट में मर्ज हो जाएगा। इस तरह से सर्विक्स होती है, इस तरह से आपकी खुल जाएगी, इसको बोलते हैं इफेसमेंट। और फिर जब इफेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा फिर डायलेटेशन शुरू होगा 4 इंचेस का, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो जो लेटेंट फेज होती है इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन 0 से लेस देन 4 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें कंट्रैक्शंस जो होते हैं वो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। इट इज सेड टू बी 2 और लेस देन 2 कंट्रैक्शंस पर 10 मिनट्स अगर हो रहे हैं तो वो लेटेंट फेज के कंट्रैक्शंस, और इसमें डायलेटेशन जो है 4 सेंटीमीटर से कम तक है। एक बार 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो जाए उसके बाद पीछे मुड़ने की बात नहीं है। फिर आपको कंटिन्यूअसली जब तक वो डायलेटेशन होता रहेगा, जब तक बच्चे की पूरी डिलीवरी नहीं होती। एंड रफली कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर आवर जो है वो डायलेटेशन होता है। तो एक्टिव फेज क्या होगी? एक्टिव फेज 4 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर की जो फेज होती है उसको एक्टिव फेज ऑफ लेबर कहते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। इसमें कंट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उस कंट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी 3 कंट्रैक्शन से 10 मिनट में 3 कंट्रैक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। धीरे धीरे इन कंट्रैक्शन के जो ड्यूरेशन है वो 40 सेकेंड्स तक हो जाता है। कंटिन्यूअस अगर आपके कंट्रैक्शंस हैं तो बच्चा मर जाएगा, इसलिए कहते हैं बीच में कंट्रैक्शंस के बाद पूरा रिलैक्सेशन भी होना बहुत जरूरी है। कई बार हम ऑक्सीटोसिन का ड्रिप देते हैं तो कई बार पेशेंट्स को टेटनिक कंट्रैक्शंस हो जाते हैं, उसमें हमारे बच्चे को जो है जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिलती और बच्चा अंदर मर सकता है, ठीक है। और
ये हमने जाना। फर्स्ट स्टेज में लेटेंट फेज क्या होती है और एक्टिव फेज क्या होती है। फिर आई रिपीट करती हूँ, लेटेंट फेज 4 सेंटीमीटर से नीचे और एक्टिव फेज 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के लिए। लेटेंट फेज में कंट्रैक्शंस कम स्ट्रांग होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, और एक्टिव फेज में कंट्रैक्शन स्ट्रांग होने लगते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन है 40 सेकेंड्स तक हो जाती है, और इन बिटवीन पूरा रिलैक्सेशन होता है। नाउ जब पेशेंट लेबर में आती है तो हमारा जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट फॉल्स लेबर में है कि ट्रू लेबर पे। और आप उससे बात सारी बात पूछेंगे तो वो बताएगी आपको कि पेशेंट को कंट्रैक्शन शुरू होने गए, अब 2 पिन्स के बीच उसका जो गैप है वो भी कम है, और कंट्रैक्शन के जो वो है वो भी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होने लगे, और इसके साथ मुझे शो भी है। जो फास्ट लेबर पेन्स है उसमें शो नहीं होता, वो इरेगुलर होते हैं। ट्रू लेबर पेन्स जो है रेगुलर होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं, एंड नॉर्मली ये लो बैक में सबसे पहले फील होते हैं, उसके बाद इट स्वीप्स टुवर्ड्स द लोअर एब्डोमेन। These are true labor pains are not relieved by rest. They increase in duration and intensity and frequency becomes more. मैंने जैसे अभी आपको बताया, they are associated with show. जो ब्लड स्टेन म्यूकस होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि फास्ट लेबर पेन्स में प्रेजेंट नहीं होता। और इसके साथ सर्वाइकल डायलिटेशन होगा। सर्वाइकल डायलिटेशन मैंने आपको क्या, प्राइमरी ग्रेविडा में इफेसमेंट होगा और डायलिटेशन होगा, वाइल मल्टी ग्रेविडा में पूरा डायलिटेशन शुरू से शुरू हो जाता है। इफेसमेंट एंड डायलिटेशन गो हैंड इन हैंड। अब आते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेज आपकी सर्विक्स के फुल डायलिटेशन से लेकर डिलीवरी ऑफ द बेबी तक। हमें कैसे पता चल जाएगा कि पेशेंट फुली सेकंड स्टेज पे है? तो आपको कंट्रैक्शंस के साथ हेड पेरिनियम में दिखने लगेगा। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि कंट्रैक्शंस खत्म भी हो गए फिर भी हेड वापस नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं ये डज नॉट रिसीड, हेड डज नॉट रिसीड इन बिटवीन फेज। उस टाइम क्या होगा? नॉर्मली द सेकंड स्टेज लास्ट फ्रॉम 1 to 2 आवर्स। मल्टी ग्रेविडा में छोटा ड्यूरेशन होता है और प्राइमरी ग्रेविडा में मैक्सिमम 2 आवर्स का सेकंड स्टेज होती है। साइंस ऑफ इमीडिएट डिलीवरी क्या है? जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देयर इज अ गेपिंग ऑफ वल्वा एंड आपका बच्चा दिखाई देता है, बच्चे का हेड दिखाई देता है, एंड इट डज नॉट रिसीड बैक इन बिटवीन द कंट्रैक्शन। देयर इज अ थिनिंग एंड बल्जिंग ऑफ द पेरिनियम। दिस इज द पेरिनियल एरिया। ये वाला एरिया है, ये पेरिनियम कहलाता है। पाउटिंग ऑफ द एनस, जो ये आपका एनल का ऑरिफिस है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ये खुलने लगता है, और हेड इज सीन एट द पेरिनियम एंड डज नॉट रिसीड इन बिटवीन कंट्रैक्शन। क्या करना है? हमने इस पेशेंट को करना है, एनकरेज करना है, जब भी कंट्रैक्शंस आने लगे उसको पुश करने के लिए बोलना है। उसको उस टाइम गहरी लंबी सांस लेनी है, अपने पैरों को सपोर्ट करना है, हैंड्स को सपोर्ट करना है अच्छी तरह से, एंड जब सांस गहरी लंबी आए उसको पूरे जोर लगाकर पुश करना है। और पुश करना है जहां पर एनल, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका इसकी तरफ पुश करना है। कई बार आपने देखा कि जो है लोग जब पुश करते हैं तो पूरे उनका फेस लाल हो जाता है गले में, तो एक उनको बताना पड़ता है कि बच्चा फेस से, मुंह से नहीं आएगा बेटा, बच्चा तो नीचे ही के रास्ते से आएगा, आपने नीचे जोर लगाना है। तो आपने इस तरह से उसको एनकरेज करना है, प्रोवाइडेड आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसके साइंस सेकंड स्टेज के आ गए हैं, बच्चा आके स्टकअप हो गया है बलवा में और ये रिसीड नहीं कर रहा, ये उसके साइंस है। एक केस सिनेरियो, मैडम XY is 25 years old lady। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, बेस्ट टाइम टू हैव द चाइल्ड इज बिटवीन 20 to 25 years। इस टाइम सबसे इजी लेबर होता है, सबसे कम अबॉर्शन रहते हैं, सबसे बढ़िया बच्चे का आउटकम होता है। Now this 25 years old lady who is delivering her first baby, so she's a primary gravida, she's having a full dilatation with a strong contraction, and the nurse is giving perineal support to deliver the head of the baby. What is the need? Why there is a need of perineal support? Does pregnant mother need a episiotomy? If yes, why? Anybody wants to answer?
पेरिनियल सपोर्ट की क्यों जरूरत है और क्या सभी को एपिजियोटमी की जरूरत है? कोई भी जवाब दे। बोलो नहीं तो टेयर हो जाएगा। अगर स्पेशली एपिजियोटमी की जरूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है लैक्स एब्डोमेन है और आपने पेरिनियम है बढ़िया तरह से स्ट्रेच आउट हुआ है, आपने उसको सपोर्ट किया उसको, तो हर पेशेंट को जरूरी नहीं है कि एपिजियोटमी की जाए। आपको लगे जब पेरिनियम ठीक है तभी एपिजियोटमी की देने की जरूरत है। तो सभी ये वाला जो अभी तक हमारा डिक्टम था कि हम सभी लोगों को एपिजियोटमी दें, यस अगर आपको लगता है कि आपका पेरिनियम शॉर्ट है और अगर उसको अदर नहीं एपिजियोटमी देंगे तो वो उसको रैगिड टेयर हो जाएगा। रैगिड टेयर जो है उसको हील करने में ज्यादा मुश्किल है, उससे रैगिड टेयर लेने से अच्छा है कि उसको एपिजियोटमी आप दे दें। Why it is important to give perineal support during labor? To avoid perineal tear. Perineal tear का मतलब है आपका जो अपने आप जो कट जाता है फोर्स से वो रैगिड हो जाएगा, इरेगुलर होता है, उसकी हीलिंग मुश्किल हो जाती है, लेयर बाय लेयर्स की हीलिंग नहीं होती। एपिजियोटमी कब देनी चाहिए? जब भी आपको लगे बच्चे का वजन ज्यादा है। ये वाला जो है हिंदुस्तान के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो अपर लिमिट ले रखी है हैवी ये लार्ज फॉर डेट बेबी की वो 3.6 है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न। प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज हो जाए, जब भी आपको लगे कि आपके जो सेकंड स्टेज है वो 2 घंटे हो गए और पेशेंट डिलीवर नहीं हुआ, तब आपको एपिजियोटमी देने की जरूरत है, जबकि आपको लगे हेड पूरी तरह से हो गया। और जब भी आपने फॉरसेप्स लगाना है तब, और या कोई वैक्यूम डिलीवरी करनी है तो भी आपको एपिजियोटमी देनी है। और जब भी आपको लगे कि पेशेंट जो है ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन में है और ये रिलेटिवली बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हमारी को एंटिसिपेशन है कि हमारी को सर्वाइकल डिस्ट्यूशिया हो सकता है, उसमें भी हमें लिबरल एपिजियोटमी देने की जरूरत है। तो आपने जाना जब भी वेट आपका ज्यादा हो बच्चे का, हिंदुस्तानियों के लिए 3.6 है, नॉट 4 kg। प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज हो रही हो, जब भी हम फॉरसेप्स लगाने की सोच रहे हो, जब भी हम वैक्यूम डिलीवरी करने की सोच रहे हो, हमें एपिजियोटमी देनी चाहिए। और जब भी अब हमारा ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन हो या हमारे लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तब हमें एपिजियोटमी देने की जरूरत है। तो एपिजियोटमी इज नॉट फॉर ऑल, only in indicated cases to avoid perineal tear you have to give. How to perform normal delivery, normal vaginal delivery? हमने क्या करना है कि जब आपका perineum is not receding, yeah, the head is not receding back in between the contraction, ensure controlled delivery of the head. And what is controlled delivery of the head? आपने सबसे पहले पेरिनियम और उसके आसपास का एरिया बिल्कुल साफ सुथरा करना है। पेशेंट को कहना है एज तक आए, कीप वन हैंड जेंटली ऑन द हेड। जो आपका राइट हैंड है वो हेड को पुश करेगा, फ्लेक्शन मेंटेन करेगा। अगर फ्लेक्शन मेंटेन नहीं करेगा तो आपका मिनिमम डायमीटर नहीं आएगा। मिनिमम डायमीटर लाने के लिए मेंटेन फ्लेक्शन फ्लेक्शन फ्लेक्शन, उसको नहीं छोड़ना है। दूसरा हैंड आपका, लेफ्ट हैंड आपका पेरिनियम को सपोर्ट करेगा, और जो पेरिनियम को सपोर्ट करेगा वो बड़ा पैड होता है जो कि आपका एनस भी कवर हो जाएगा और पेरिनियम को सपोर्ट करेगा। उसको इस तरह से सपोर्ट करते हैं, इस पूरे हैंड से आपने सपोर्ट किया और इस हैंड से आपने हेड को लेफ्ट हैंड से आपने सपोर्ट किया और राइट हैंड से आपने उसको फ्लेक्शन को दिया। So keep one hand gently on the head as it advances with contractions. Support perineum with the other hand and cover the anus with pad held in position by palm of the other hand during delivery. Ask the mother to breathe full and push only during contractions. She should not try to push in between. When she has contraction, the sister will tell her by feeling the contraction by abdomen, she will say, this is the time, now you need to push. Encourage rapid breathing with mouth open. In between जब contractions नहीं है तो उस टाइम उसको गहरी लंबी सांस लेनी है। और जैसे स्विमिंग की टाइम पे भी आप मुंह खोल के सांस लेते हैं, ये मुंह खोल के सांस, नाक से सांस लेगी मुंह से देख छोड़ेगी, नाक से सांस लेगी मुंह से छोड़ेगी। Encourage rapid breathing with mouth open. Allow spontaneous rotation. एक बार हेड की डिलीवरी हो जाएगी तो आपकी शोल्डर डिलीवरी के लिए अपने आप वो पेल्विस में आने की कोशिश करेगा, तो आपने देखना है ना। उसके बाद
Feel gently for the baby's neck, for any cord around the neck. If there is a cord around the neck, if it is loose, slip it around the baby's head. अगर बहुत टाइट कॉर्ड है तो आपने 2 क्लैंप्स के बीच में 2 क्लैंप लगाने और बीच में उसको काटना है. Then how to deliver the baby's shoulder? Wait for spontaneous rotation and the delivery of the shoulders. This usually takes place in 1 or 2 minutes. 1 or 2 minutes. And apply gentle pressure downwards to deliver the top, that is the anterior shoulder. जो symphysis pubis के नीचे, ये वाला जो है, ये वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पे बच्चे का हो गया, ये वाला जो है इसको नीचे, बच्चे के हेड को नीचे करेंगे तो आपका एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा. जब एंटीरियर शोल्डर सिम्फिसिस प्यूबिस से बाहर आ जाएगा, फिर आपने बेबी को हेड को ऊपर करना है और आपका पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा. फिर रेस्ट ऑफ द बेबीज जो है जस्ट स्लिप्स आउट विदाउट एनी प्रॉब्लम. आई रिपीट अगेन, बच्चे का हेड जब डिलीवर हो जाए तो आपने बच्चे को हेड को पहले देखो, कॉर्ड को उसको हैंडल करो. अगर टाइट नहीं है तो आप उसको स्लिप कर सकते हो बच्चे के सिर पे. अगर टाइट है तो 2 क्लैंप्स लगाने पड़ेंगे, उसके बीच में उसको काटना पड़ेगा. और वो आपने देखा, कॉर्ड को आपने हैंडल कर दिया, कोई कॉर्ड की प्रॉब्लम नहीं है. फिर आपने बच्चे के हेड को नीचे ले जाना है और एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर करना है. एंटीरियर शोल्डर जब सिम्फिसिस प्यूबिस के नीचे आ जाएगा, उसके बाद आपने बेबी के हेड को ऊपर सिम्फिसिस प्यूबिस की तरफ, मदर के एब्डोमेन की तरफ लेना है, तो पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा. इस तरह से जब दोनों शोल्डर डिलीवर हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ द बेबी जस्ट स्लिप्स आउट विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो हमने की मैसेजेस क्या है? डिलीवरी के टाइम हमें 6 क्लीन्स का ध्यान रखना है. अपने हाथों की सफाई करनी है, अपनी टेबल की सफाई करनी है, पेरिनियम साफ करना है, सीजर्स आपकी बिल्कुल स्टेराइल होनी चाहिए, आपके पास कॉर्ड क्लैंप होना चाहिए, और आपने टॉवल्स वगैरह जो यूज होंगे बच्चे के लिए वो भी बिल्कुल साफ सुथरे गर्म होने चाहिए. जी मैम. No need of episiotomy for every mother, but at the same time ये नहीं है कि आपने एपिजियोटमी दी नहीं और उसको टेयर कर दिया, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री, वो तो उससे भी सबसे ज्यादा खराब है. तो आपका जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टेक्निक ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इज वेरी इजी. आपने अगर 20 डिलीवरी में असिस्ट किया है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए. तो पैनिक होने की जरूरत नहीं कि डॉक्टर साहब को आने में देरी हो गई, तो आप वो है, आप आराम से, अगर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर डॉक्टर साहब को देरी हो गई तो आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकेंगे. आज की तारीख में सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एक कंबाइंड ट्रेनिंग दी जा रही है जिसका नाम है लक्ष्य मान्यता ट्रेनिंग है. और उसमें यही मॉड्यूल सिखाया जाता है सब हेल्थ वर्कर्स को, जो है कि उसको इसके बारे में आना चाहिए, और दो लोग मिलकर इसको आराम से कर सकते हैं. मैडम ये बताइए, ये 2nd मॉड्यूल मुझे कराना है कि और कोई कराएगा? नहीं मैम, थैंक यू सो मच. आपका Okay. स्टैंडर्ड 7 था मैम. मेरे से आपने सवाल पूछना है तो सब मैडम ये पूरा कर दीजिए स्क्रीन वापस. मैडम आप स्टॉप कर दीजिए अपने स्क्रीन शेयरिंग मैम. मैं तो स्टॉप कर दिया भाई. अच्छा, नहीं किया? नहीं मैम. यहाँ तो कोई स्टॉप का है ही नहीं बेटा मेरा राजा. मैम देखिएगा ना, यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है मेरे को, Yes. लिखा है बिल्कुल स्टॉप शेयर. कोई सवाल पूछने हैं आपको मेरे से? किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेकर स्टैंडर्ड 7 में, प्लीज आप मैम से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैम आई थिंक पूरे सेशन में नहीं रहेंगे आज अवेलेबल. सो प्लीज अपनी जो भी क्वेरी है पूछ लीजिए अभी. डॉक्टर शारदा जैन आपको सर्टिफिकेट देने वाले जितनी भी नर्सेज हैं, पर आपको 50 क्वेश्चन के सवाल देने पड़ेंगे. हमारी टीम है जो कि आपको 6 डॉक्टरों की टीम होगी जो कि आपसे सवाल पूछेगी, और आपको सबको ऑनलाइन में सब एग्जाम ऑनलाइन कर दूंगी. ठीक है? कोई भी सवाल पूछने मेरे को जो मैंने अभी आपको पढ़ाया. आई थिंक मैम कोई ये चीजें साफ करनी है, उसके बारे में पता चल गया आपको? जी मैम. जी
आपको ये क्लियर हो गया कि एपिजियोटमी और टेयर में क्या फर्क है? टेयर जो है आपका हील मुश्किल से करता है, एपिजियोटमी क्योंकि क्लीन कट होता है, उसको जो हीलिंग है वो आसानी से हो जाती है, ठीक है। और एपिजियोटमी का जो कट होता है वो आपको मिडलाइन भी दे सकते हैं, पर हम लोग इस तरह से टेढ़ा देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सब दिन देखा है। और उसके लिए आपको जब भी कट देंगे तो आपने वहां पर 1% लिग्नोकेन सोल्यूशन को इंजेक्ट करवाना पड़ता है। तो आप लोगों ने डॉक्टर साहब के लिए तैयार करके रखना है, 1% लिग्नोकेन सोल्यूशन तैयार करके रखेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज, आपने ये सब टावल शावल बच्चे के लिए और पेशेंट के लिए जो शीट वगैरह है सब बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, और आपको डिलीवरी का प्रिंसिपल आना चाहिए। पेरिनियम में जब हेड आ जाए और कंट्रैक्शन के बीच में जाए नहीं वापस, तो वो सेकंड स्टेज हो गई, शुरू हो गई। आपने उस टाइम फ्लेक्शन मेंटेन करना है, पेरिनियल सपोर्ट देना है, एनल पे भी कवर करना है। सिंपल सी चीज है। पेशेंट को पुश तभी करेगी जब उसके खुद के कंट्रैक्शन शुरू होंगे। जब उसका अपना कंट्रैक्शन है तो कंट्रैक्शन, नेचर का कंट्रैक्शन अगर 50% है, खाली 50% उसको पुश करना है। तो उसको पुश उसी टाइम करना है कि जब वो ये काम कर सके। तो आपने और कोई सवाल नहीं, आपने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा। थैंक यू वेरी मच मैडम। No question, ma'am. Dr. Narendra Malhotra here. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ वंडरफुल सेशन मैम। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा स्टैंडर्ड नंबर 7 कि सेफ केयर डिलीवरी क्या होता है और कैसे करना होता है। मैडम प्रियंका, मेरी हिंदी बढ़िया थी? बहुत अच्छी बढ़िया मैडम, मैम, बहुत अच्छी। बढ़िया है। मैम बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एब्सोल्युटली फाइन। सो मेरे को स्क्रीन शेयरिंग दो, मेरे को स्क्रीन शेयरिंग हो। यस सर, मैं दे रही हूँ सर। और कौन सा मेरा है जो सर प्रेजेंट कर रहा है? एमटीएसएल है आपका। ओके। सो आई होप जितनी फैसिलिटीज ज्वाइन किया हुआ है, दे आर एंजॉयिंग दिस। अच्छा लग रहा है कि कैसे आप लोग को सिस्टमैटिक काम करना सिखाया जा रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब अच्छा काम करते हैं, बट थोड़ा सा सिस्टमैटिक होना, जैसे कि डॉक्टर शारदा ने बताया, वो होना बहुत जरूरी है हम लोग सबके लिए। तो सिस्टम फॉलो करेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे, एंड दैट इज ऑल व्हाट मान्यता इज अबाउट। एंड मान्यता इज अ फॉक्सी इनिशिएटिव, डोंट फॉरगेट मॉम्स। और ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर में शुरू किया गया अभियान है। सो अभी आप लोग ने पार्टोग्राम, स्टेप्स, ये सब देख लिया। स्टैंडर्ड 7 आपने अभी सेफ एंड क्लीन बर्थ डॉक्टर शारदा से सुना, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर बताएंगे, और अभी हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पे बात करेंगे। सो सबसे पहले, कैन एनीबडी टेल 6 क्लीन्स? तो ये याद रखने आपको, ये 6 क्लीन होना जरूरी है आपके सिस्टम में। क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन पेरिनियम, क्लीन कट of the cord, clean sheet and towel, and clean cord clamps. So that is our and stages of labor अभी डॉक्टर साहब ने डिस्कस कर लिए। So and एपिजियोटमी कब देनी है, कैसे देनी है, कैसे सपोर्ट करनी है, कैसे जब पेशेंट पुश करती है आप लोग सबको। So इसके बाद हम चलेंगे न्यूबॉर्न केयर। आई थिंक दिस राजी और प्रियंका विल टेक। So we come to standard number 9. Active management of third stage of labor, AMTSL, an examination of the placenta. तो इसमें क्या सीखना है? Placenta, mother, palpate mother's abdomen to rule out कोई second baby तो नहीं है। सर एक्सक्यूज मी सर, आपका ना स्क्रीन विजिबल नहीं है, फर्स्ट स्लाइड ही दिख रहा है। नहीं, यहाँ तो चल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। और सर आप वो इनेबल एडिटिंग कर दीजिए प्लीज। हाँ, इनेबल एडिटिंग कर दीजिए अपने उसमें लैपटॉप में ना सर, तो में चेंज हो जाएंगे स्लाइड्स, हमें भी दिखने लगेंगे। ओके। विजिबल है सर अभी। So we are going to talk about active management of third stage of labor, first and second आपने। So 3 critical steps हैं AMTSL में कि कब आपको यूट्रोटॉनिक ड्रग देना। यूट्रोटॉनिक ड्रग वो होता है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रोटॉनिक।
और जैसा कि आप पहले हम लोग सबको सिखाया गया था, मेथर्जिन इंजेक्शन देते थे एंटीरियर शोल्डर पे। अभी यूट्रोटॉनिक टू प्रिवेंट पीपीएच इज ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर और मीजोप्रोस्टॉल की 600 माइक्रोग्राम की ओरल टैबलेट। सो ये ऑक्सीटोसिन या सिंटोसिनॉन का आपने ध्यान रखना कि फ्रिज में रहना चाहिए और लाइट में नहीं होना चाहिए। अगर ये इंजेक्शन लाइट में पड़ा हुआ है बहुत देर से और फ्रिज में नहीं है तो ये खराब हो जाएगा और काम नहीं करेगा, जैसा कि आप देखते हैं कई बार लगाने से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और मीजोप्रोस्टॉल की 600 मिलीग्राम टैबलेट आती है, बनी बनाई टैबलेट आती है, और ये इसका नाम भी बहुत कैची है, किसी कंपनी का आई डोंट नो, उसका नाम पीपीएच टैबलेट है। और भी बहुत सारी टैबलेट आती है, बट विद दैट कैन बी गिवन ओरली, और हम लोग पर रेक्टली भी देते हैं। और फिर उसके बाद कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, आपका एक हाथ ऊपर पुश करेगा और दूसरा हाथ धीरे धीरे करेगा, और ऊपर वाला हाथ जो लेफ्ट हैंड है उससे आप मसाज करेंगे धीरे धीरे। 66% केसेस में पीपीएच इससे बच सकता है, सिर्फ इतने से, और बाकियों में अपने आप बच जाता है। तो पीपीएच का इंसिडेंस जो है 10 या 15% ही रह जाता है, और वो आपको ये चीजों से आप 10 में से 6 पीपीएच बचा सकते हो। अगर ये करोगे तो सिर्फ 2 या 3 पीपीएच आपको मिलेंगे 10 केस में। और ये माँ का प्लेसेंटा और माँ का ब्लड लॉस भी कम करता है। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन एंड हाउ मेनी मिनट शुड द प्लेसेंटा बी डिलीवर्ड ऑन, ये सब आप पूछेंगे, तो 15 से 30 मिनट, बहुत ज्यादा हड़बड़ नहीं करना है, थोड़ा सा प्लेसेंटा को सेपरेट होने का टाइम, बट 30 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करना अगर नहीं डिलीवर हो रहा, तब आपको मैनुअली रिकमेंड। ये वीडियो आई थिंक आपको इस टॉक के बाद वहां से हेड उधर से दिखाएंगे कि क्या करना है। उसके बाद आपको चेक करना है प्लेसेंटा कि क्या दिखा है, दोनों तरफ देखना है। एक तरफ मेम्ब्रेन दिखेगी पूरी और वेसल्स दिखेंगे, और दूसरी तरफ कॉटलेडन दिखेंगे। इनमें से कोई एक कॉटलेडन मिसिंग तो नहीं है, उसको आप प्लेसेंटा को दोनों तरफ फैलाएंगे और मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस दोनों अच्छे से देखेंगे। कॉर्ड जहां से काटी है उसमें 3 वेसल दिखने चाहिए, 2 आर्टरी 1 वेन, 2 आर्टरी 1 वेन। वेन में प्योर ब्लड होता है, आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, ये प्लेसेंटा से प्योर जाता है। सो क्या नहीं करना है आपको और क्या करना है, अगर सर्विक्स डायलेट नहीं है तो पेशेंट से बियरिंग डाउन नहीं कराना। जैसा कि अभी डॉक्टर शारदा जी ने बहुत क्लियरली बोला, अगर उसको पेन आएंगे वो अपने आप बियर डाउन करेगी जैसे ही उसको पेरिनियम पे फील होए। तो जोर लगा चिल्लाना और थप्पड़ मारना और ये सब, ये रिस्पेक्टफुल केयर नहीं है। जोर जोर से लेबर रूम में चिल्लाना, जो कि बहुत लोग सब करते हैं, कॉमनली जहां बहुत सारी डिलीवरी हो रही होती है वहां करते हैं। फिर हम लोग लेबर रूम में अब एक कंपेनियन को अलाउ करते हैं, हस्बैंड हो या माँ हो या मदर इन लॉ, जो कि चुपचाप हेड साइड पे पेशेंट का हाथ पकड़ के उसको एनकरेज करे और उसको तसल्ली दे। सो ये अलाउड है, और ये अगर चाहती है तो अलाउ करना चाहिए। प्लेसेंटा को कंप्लीटनेस के लिए चेक करना है, दोनों सरफेस अच्छे से देखनी है। पेरिनियल शेविंग डोंट से, मिल्क लेट डाउन इज नॉट गुड, अगर आप इमीडिएटली लगाएंगे तो मिल्क फंडल प्रेशर बहुत जोर से नहीं देना है। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, एक तो पैदा होते ही बच्चे को माँ के ब्रेस्ट पे रखना है। और एक बहुत सुंदर वीडियो किसी ने बनाया था, ब्रेस्ट क्रॉल, बच्चे को उल्टा रख दिया था तो बच्चा धीरे धीरे निपल की तरफ अपने आप 1-2 हाथ मार के पहुंच जाता है अगर पास रखें तो। सो ब्रेस्ट से लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट अगर सक करेगा इमीडिएटली तो माँ का भी ऑक्सीटोसिन निकलेगा और उसका जो है ब्रेस्ट फीडिंग इंप्रूव भी होगा। रूटीन ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, हर लेबर में सिंटोसिनॉन से ऑगमेंट नहीं करना है, जहां रिक्वायर्ड है वहीं करना। रूटीन यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये रूटीनली हम लोग यूज करते हैं, बट आई थिंक इफ स्टेराइल कंडीशंस आर मेंटेन, सबको एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत जरूरी है आपको रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी। एक लेबर रूम में 5-5 टेबल पे 5-5 लोग बिना अलग से सेपरेट किए पर्दा किए हुए और सबके अटेंडेंट्स अगर अंदर हो तो दैट इज नॉट रिस्पेक्टफुल केयर। सो वी नीड टू हैव अ रिस्क एंड करेक्ट टाइम पे पेरिनियल सपोर्ट ऑन द डिलीवरी देना। सो बियरिंग डाउन डोंट्स में है, कंपेनियन डूज में है, चेक प्लेसेंटा डोज में है, पेरिनियल शेविंग अब नहीं करनी है, सिर्फ क्लिप कर सकते हैं बालों को। मिल्क लेट डाउनिंग बहुत अच्छा है, फंडल प्रेशर जोर से नहीं लगाना है,
अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली करनी बहुत जरूरी है। रूटीन ऑगमेंटेशन सब लेबर्स को इंड्यूस करना टाइम से पहले और सुबह इंड्यूस करना, डे केयर डिलीवरी बोलते थे इसको, ये अब नहीं रिकमेंडेड है। तो सबको एंटीबायोटिक भी रिकमेंडेड नहीं है, रिस्पेक्टफुल केयर बहुत रिकमेंडेड है, एंड पेरिनियल सपोर्ट बहुत रिकमेंडेड। सो ये रहे आपके डूज एंड डोंट्स, जो कि आपको जब आपका इवैल्यूएशन होगा तो सभी स्टाफ से ये पूछा जाएगा कि डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी में क्या। सो आप क्या की मैसेज है डिलीवरी के टाइम पे? प्री फिल्ड सिरिंज 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन से डिलीवरी ट्रे में होनी चाहिए, और ये सेकेंड स्टेज में ही भरिए, शुरू से भर के 10-12 घंटे भर के नहीं रखनी है बाहर। अगर लेबर ज्यादा हो रहा है तो उसको फ्रिज में रख लो, तो ये इमीडिएटली 1 मिनट में दे सकें इसलिए रखी जाती है। न्यूबॉर्न केयर, क्योंकि अगर डिलीवरी हुई और आपने कहा सिंटोसोलॉन कहाँ है, उसने कहा यहाँ नहीं, यहाँ अभी तो मैंने यहाँ रखा था, अभी तो वहां रखा था, वो गिर गया कहीं तो ढूंढते फिर रहे हैं, हल्ला मच रहा है, तो तूने रखी मैंने रखी, तो ये सब ऐसा झगड़ा होता है, तो ये रिस्पेक्टफुल केयर नहीं, क्योंकि वो मरीज सुन रहा है कि ये डॉक्टर यहाँ, ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं है, इनको तो अपना ये भी नहीं पता कि इंजेक्शन कहाँ रखा है। सो ये चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो न्यूबॉर्न केयर, बेबी जैसे ही क्राई करता है तो न्यूबॉर्न केयर इमीडिएटली जरूरत है। एक्टिव थर्ड स्टेज मैनेज करना जरूरत है। 10 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर आफ्टर द बेबी इज डिलीवर्ड, एंड 15 मिनट्स में अगर प्लेसेंटा नहीं निकलता तो कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन, सम डिलेड कॉर्ड कट एंड परफॉर्म यूट्राइन मसाज। और आपको सेफ डिलीवरी ऐप जो आपने डाउनलोड किया हुआ है उस पे वीडियो AM का देख सकते हैं। लक्ष्य मान्यता, आपको जो किताब सॉफ्ट कॉपी मिली है उसके पेज नंबर 61 में कैसे जाना है ये आप पढ़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। याद करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपसे पूछा भी जाएगा और आपको आना भी चाहिए टू सेव एवरीवन, सेव PPH इन डिलीवरी। सो अब किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछें मेरे से या डॉक्टर शारदा से या किसी से भी। बाकी लोग जिन्होंने अपने वीडियोस ऑन नहीं करे हुए हैं हॉस्पिटल से, प्लीज ऑन कर लें अपने वीडियोस, सो हम देखें कि आप लोग सुन रहे थे कि सो रहे थे। तो प्रियंका, न्यूबॉर्न केयर हो गया क्या, वो करना है अभी? सर मैं ले लूंगी, न्यूबॉर्न केयर मैं लेने जा रही हूँ अभी। ओके, थैंक यू सो मच सर। सबको थैंक यू सो मच सर। प्लीज हाथ उठाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। 10 यूनिट्स इंट्रो इंट्रामस्कुलर आफ्टर बेबी डिलीवरी, कॉर्ड कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन और यूट्राइन मसाज, सिर्फ 3 चीज याद रखनी है एक्टिव प्लेसेंटा की। और सिंटोसोलॉन कैसे स्टोर होता है ये याद रखना है, और 1 मिनट में देना चाहिए। तो जैसे ही हेड क्राउन हो रहा है तो भर के ट्रे में रख, एक नर्स को रख, और सब लोग जो लेबर रूम में उनका काम डिवाइड होना चाहिए, कौन क्या देगा ये पहले से ही तय होना चाहिए। मेरे स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को? यस मैम। सॉरी मैंने अपना वीडियो ऑफ करके रखा है क्योंकि मेरे लैपटॉप का कैमरा सही नहीं है। और अब हम बात करेंगे क्लिनिकल स्टैंडर्ड 8 जो कि है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, कि जो बच्चा तुरंत पैदा होता है और पैदा होते ही अगर बच्चे ने क्राई किया है तो इमीडिएट केयर क्या देना चाहिए और क्यों देते हैं, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इससे रिलेटेड अगर स्टैंडर्ड और उसका वेरिफिकेशन क्राइटेरिया देखेंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर बार हम किस स्टैंडर्ड्स को दिखाते हैं। ये स्टैंडर्ड को बार बार हम इसलिए दिखाते हैं कि जब आपका फाइनल असेसमेंट होगा तो जो असेसर होंगे वो असेसर्स यही वेरिफिकेशन क्राइटेरिया पे क्वेश्चंस करते हैं और यही वेरिफिकेशन क्राइटेरिया आपसे पूछी जाती है। प्रैक्टिस क्या है कि ऑनलाइन आपका सेशन हो रहा है तो समटाइम ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिस आपका देख नहीं पाते हैं।
वो वर्बली आपसे पूछते हैं कि लाइक आप किस तरीके से करते हो, क्या इसकी वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो अगर हम ये देखते हैं स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन क्राइटेरिया, आप इसमें तो टोटल 8 है हमारा ENBC का, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का। सबसे फर्स्ट जो हम देखोगे आप तो क्या है कि अगर बेबी डिलीवर होता है तो बेबी को डिलीवर करके कहाँ रखना है, मैडम ने भी बताया था हमें नॉर्मल डिलीवरी में। बेबी को पैदा जैसे बेबी डिलीवर होगा, डिलीवर करके हमें माँ के एब्डोमेन पे रखना है, और एब्डोमेन पे हमें कोई भी सीड्स नहीं रखनी है। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट की हम बात स्किन टू स्किन कांटेक्ट की हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास 2 टॉवल होना चाहिए। टॉवल क्यों होना चाहिए, और वो भी टॉवल हमारा वार्म टॉवल होना चाहिए रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। 2 टॉवल का क्या यूज है हमें, वो हम आगे देखेंगे सेशन में। उसके बाद हमें बेबी को मदर के एब्डोमेन पर डिलीवर करना है। अगर बेबी हमारा नॉर्मल है, क्राई कर रहा है, तो हमें बेबी को सबसे पहले ड्राई करना है फर्स्ट टॉवल से, और सेकंड टॉवल में हमें बेबी को रैप करना है। नेक्स्ट है हमारा कि परफॉर्म डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एंड कटिंग 1 to 3 मिनट्स। अगर बेबी हमारा क्राई करता है तो आपको 1 से 3 मिनट के बीच में हमें कॉर्ड को कट करना है। अगर बेबी हमारा क्राई नहीं करेगा, उस कंडीशन में हमें इमीडिएट कॉर्ड को कट करना होता है। नेक्स्ट है हमारे कि अगर आपको लगता है कोई भी चीज लाइक कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है, या कोई भी चीज ऐसा जो आपको नॉर्मल नहीं लगता है, तो आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली आप इन्फॉर्म करेंगे स्पेशल केयर के लिए। और इसके बाद हमें बेबी का वेट लेना है, बेबी को विटामिन के इंजेक्शन लगानी है, और विटामिन के साथ हमारा डिस्चार्ज से पहले जो 0 डोज होता है हमारा OPV, BCG एंड हेपेटाइटिस बी, जो कि डिस्चार्ज से पहले हम हॉस्पिटल में बेबी को लगा के फिर हम घर उसको भेजते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल यूज डेली, आप जब भी आप डिलीवरी आप करवाते हैं उस टाइम पे आपको ये चीजों को फॉलो करना है। नेक्स्ट आया हमारा कि क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा न्यूबॉर्न, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम न्यूबॉर्न केयर की बात। ये इसलिए क्यों हम आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनेटल डेथ का रिकॉर्ड जो है आपका एंटीपार्टम में आप देख पा रहे हो कि 27% जो डेथ होता है बच्चों का फिटस का वो 27% है। इंट्रापार्टम में 21%, जिस दिन बच्चे का बर्थ होता है उस दिन 19% है, और बाकी के 1 महीने या 28 दिन के अंदर जो होता है वो हमारा 33% है। अगर आप देखो तो इंट्रापार्टम एंड बर्थ डे, ये 2 जो डेथ हो रहे हैं 2 उसमें, इस टाइम पे जो क्लाइंट होती है हमारे पास यानी कि हॉस्पिटल में होती है, तो यहाँ पे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। अगर हम अच्छी तरीके से अपने प्रैक्टिस को, प्रोटोकॉल्स को अगर फॉलो करें तो लाइक हम 40% डेथ को हम रोक सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्या कारण है डेथ का, जो है हमारा हाइपोथर्मिया, एक्सपेक्सिया, इन्फेक्शन, ये सारे जो कारण है हमारे मेजर हमारे कारण है न्यूबॉर्न बेबी के डेथ का। नेक्स्ट में एक केस सिनेरियो है हमारा कि इमेजिन कि एक महिला है मीरा, जो कि डिलीवर की है, एक हेल्दी बेबी डिलीवर की है। बेबी बॉर्न होते ही बेबी ने क्राई करना स्टार्ट कर दिया है। एज ए हेल्थ प्रोवाइडर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। जैसे बेबी बॉर्न हुआ, बेबी क्राई कर रहा है, एज ए स्टाफ आप क्या करोगे। आप कोई भी प्लीज अनम्यूट करके बताइए। टच कर देंगे ना ताकि वो। हाँ जी, RS ग्लोबल हॉस्पिटल से बोल।
मैम मदर के पास रख देंगे ताकि बेबी मदर से स्किन टच हो जाए और बेबी गर्म हो जाए। ओके ठीक है, और कोई हॉस्पिटल? पटेल हॉस्पिटल, सीएम पटेल हॉस्पिटल। अगर आप लोगों ने मैं स्लाइड सेकंड शेयर की थी स्टैंडर्ड्स वाला, अगर आप लोग उस चीज को देखे होते ध्यान से तो आपको तुरंत पता चलता कि आपको क्या नेक्स्ट करना था। अगर बेबी तुरंत क्राई किया है तो हमें क्या करना होता है। सो इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर हमारा क्या होता है, उसके लिए मैं हमारे पास हमारे लेबर रूम में और न्यूबॉर्न कॉर्नर, जो हम लोग बोलते हैं ना कि लेबर रूम में न्यूबॉर्न कॉर्नर एरिया होना बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? ये इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के लिए और हमारा न्यूबॉर्न रिसोसिटेशन देने के लिए, इमीडिएट न्यूबॉर्न रिसोसिटेशन देने के लिए लेबर रूम के अंदर और हमारा जहाँ पे लेबर ओटी है, ओटी के अंदर ही हमारा टेबल के पास में न्यूबॉर्न कॉर्नर एरिया होना चाहिए। तो उस एरिया में क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास वॉल क्लॉक होना चाहिए कि जैसे बेबी बॉर्न हुआ, बेबी आउट हुआ तो हमें टाइम देखना है कि कितने टाइम पे बेबी बॉर्न हुआ है। नेक्स्ट क्या करना है आपको? जैसे बेबी पैदा होगा उसको आपको माँ के एब्डोमेन पे रखना है और स्किन टू स्किन कांटेक्ट। आप अगर ये पिक्चर देख पा रहे होंगे तो मदर के एब्डोमेन पे कोई भी क्लोज कोई टॉवल नहीं है, ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट में है। उसके बाद 2 टॉवल की बात हमने किया था, तो ये टॉवल क्योंकि हमें मालूम है कि रेडिएंट वार्मर हमें आधे घंटे पहले ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता जो बेबी बॉर्न होने वाला है वो तो बॉर्न होते ही बच्चा अच्छी तरीके से सांस ले पाएगा या नहीं। इसीलिए हम इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के लिए भी रेडी रहते हैं और न्यूबॉर्न रिससिटेशन के लिए भी रेडी रहते हैं। तो जब हम आधे घंटे पहले वार्मर को ऑन करते हैं, उसी वार्मर पे ही हम ये 2 टॉवल रख देते हैं जिससे कि टॉवल हमारा वार्म हो जाएगा। सो 2 टॉवल का यूज क्या है हमारा? एक टॉवल से हम बेबी को इमीडिएटली ड्राई करते हैं और दूसरे टॉवल में हम बेबी को रैप करते हैं। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सूरी नर्सिंग होम। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें कॉर्ड को कट करना है। अगर बेबी क्राई कर रहा है तो 1 से 3 मिनट के अंदर, या जब कॉर्ड में पल्सेशन रुक गया है तब आपको कॉर्ड को कट करना है। उसके बाद हमारे लेबर रूम में क्या होना चाहिए? वेइंग मशीन, जिसमें कि हम बच्चे का वजन ले सके। बच्चे का वजन लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम विटामिन के लगाते हैं तो हम बेबी के वेट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तुरंत हमने वेट ले लेना है, नहीं। आप पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, पहले इम्पोर्टेंट स्टेप हम करके उसके बाद हम बेबी को वेट लेंगे और वेट लेने के बाद हम बच्चे को इंजेक्शन विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं। और आइडेंटिफिकेशन बैंड, हम बच्चे को आइडेंटिफिकेशन बैंड लगाएंगे। ये हमारा विटामिन के इंजेक्शन है हमारा। और ब्रेस्ट फीडिंग, हम बच्चे को इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग हम करवाते हैं बच्चे को। क्यों हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं इमीडिएटली, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो हमारा की मैसेज है लाइक कि लॉट ऑफ डेथ ऑफ न्यूबॉर्न इज ड्यू टू हाइपोथर्मिया। बच्चे को ठंड लग, जन्म के दौरान बच्चे को ठंड लगने की वजह से डेथ होती है हमारे। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है? अगर मान लीजिए कि माँ एंटीपार्टम हेमरेज वाली थी, अब पहले ही मदर को ब्लीडिंग वाला कंडीशन था, या एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया का कंडीशन था, या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर था, उस कंडीशन में क्या होता है? बेबी को एक्सपेक्सिया होने की चांसेस रहता है। अगर प्रोलॉन्ग लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो इन्फेक्शन होने की चांसेस रहता है। तो ये सारी कंडीशन जो होते हैं वो हमारे एक लीडिंग कॉज है हमारे न्यूबॉर्न डेथ का। और हमें 8 स्टेप जो कंडक्ट करना है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का, वो क्या है कि जैसे बेबी हमारा पैदा हो, बेबी को हमें मदर के एब्डोमेन पे ही रखना है। बेबी को 2 टॉवल, एक टॉवल से ड्राई करना है, दूसरे टॉवल में आपको रैप करना है और माँ को देना है बच्चे को दूध पिलाने के लिए।
और आपको चेक करना है कि वेदर बच्चे में कहीं कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। इस चीज को आपको चेक करना है। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि बच्चे का पैर, हाथ, लिप्स में थोड़ा भी अबनॉर्मलिटीज दिख रही है तो आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है। अगर बच्चे की कलर चेंज भी लग रहा है, लाइक बच्चा आपका ब्लूइश दिख रहा है, तो भी आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद आपको बच्चे का वेट लेना है और वेट लेने के बाद हम बच्चे को विटामिन के इंजेक्शन लगाएंगे और डिस्चार्ज से पहले आपको 0 डोज लगाना होता है। रेफरेंस जो है हमारा ये लक्ष्य मान्यता कॉम्पेंडियम आपको दिया गया है, उसके में आप पेज नंबर 71 है, आप पेज नंबर 71 में देख सकते हैं एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन होगा पूछ सकते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी दीपक जी, प्लीज आप एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर की वीडियो शेयर करिए प्लीज। आज हम सीखते हैं एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर और रूटीन न्यूबॉर्न केयर के बारे में। 90% न्यूनेट्स को एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर की जरूरत होती है। तो जिन बच्चों को पैदा होते ही सांस लेने में दिक्कत ना हो और जो ट्राई कर देते हैं उनको हम रूटीन न्यूबॉर्न केयर या एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर देते हैं। तो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर देने से पहले हम देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो हमारा बेबी ट्रे जो है वो पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। इसमें हम रिससिटेशन का भी सारा सामान रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको रिससिटेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को जरूरत रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 टॉवल होने चाहिए जो कि प्री वार्म्ड होने चाहिए। हम इसको रेडिएंट वार्मर पे रख के गर्म करते हैं। नेक्स्ट हम कॉर्ड क्लैंप यूज करेंगे। आपके पास गॉस्पीज होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन टैग आपको रखना है। म्यूकस एक्सट्रैक्टर आपको रखना है फॉर सक्शन के लिए। आपको विटामिन के रखना है, K1 1 mg। स्टेथोस्कोप, पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप की यूज करना है आपको। आपके पास एम्बू बैग होना चाहिए और उसके साथ ही साथ 2 मास्क होने चाहिए, 1 साइज फॉर टर्म बेबी के लिए और 0 साइज फॉर प्रीटर्म बेबी के लिए। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब होना चाहिए। आपके पास सेकेंड हैंड का वॉच होना चाहिए और साथ ही साथ शोल्डर रोल होना चाहिए। बेबी आउट हो गया है। हमें सबसे पहले टाइम बोलना है। 11:10 हो चुका है। हम हल्का सा टर्न साइड में कर देंगे और ये बेबी हमारा जो है इसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और ये बेबी अच्छी तरह से रो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है इसके नाक से और मुंह से कोई सिक्रेशन तो नहीं है। यदि है तो आपको क्या करना है, उसके नाक और मुंह जो है उसको वाइप कर देना है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे को पोंछते हैं। तो सबसे पहले हम उसका हेड पोंछेंगे, उसका नेक एरिया, पीछे का साइड, बैक साइड पूरा पोंछते हुए, आगे के साइड को पोंछते हुए हमें ये जो वेट टॉवल है इसको हटा देना है और बच्चे को सूखे तौलिए में लपेट देना है। हमेशा याद रखिए जब आप बच्चे को पोंछते हैं तो आपको कंजेनाइटल एनोमली भी देखना होता है कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। 1 से 3 मिनट के बाद आपको नाल को कट करना है। इसको हम डिलेड कॉर्ड कटिंग भी बोलते हैं। तो हमारा 1 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है। अब हम नाल को कट करेंगे। हम कट करेंगे। इसके बाद बेबी को हम माँ के स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हुए बेबी का हम वेट देखेंगे। वेट देखने के बाद बच्चे को हम आइडेंटिफिकेशन टैग लगाएंगे। आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने के बाद बेबी को हम विटामिन के देंगे जो कि 24 आवर्स के अंदर आपको 1 mg विटामिन के देना होता है। उसके बाद हम तुरंत बच्चे को ब्रेस्ट फीड से लगाएंगे। हमेशा याद रखिए एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आपको बच्चे को
कम से कम डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर आपको बच्चे को स्तनपान करा देना है। उसके बाद आपको 0 डोज देना है ओपीवी, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन और बीसीजी का वैक्सीन आपको देना है। यानी ये 8 स्टेप में आपको रूटीन न्यूबॉर्न केयर कंप्लीट करना है। थैंक यू दीपक जी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास 2-3 चीजें हैं आपसे पूछने के लिए। सबसे पहले मैं पूछूंगी, हाँ जी, या प्रियंका चौधरी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, सो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, आप सबका मान्यता पोर्टल एक्टिवेट हो गया है? आप लोगों ने अपना आईडी पासवर्ड मान्यता पे जाके आप लोगों ने लॉगिन किया? मैम हमारा अभी तक नहीं हुआ, शिवम सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर। ओके, आपको क्या करना है ना, आप फिर से आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिए, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। पेमेंट प्रोसेस ना आपको वहां पे प्रोसीड करना पड़ेगा, तभी जाके हम यहाँ से आपका अप्रूवल कर पाएंगे। तो 3 हॉस्पिटल है, लाइक शिवम सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर है, और लाइक पटेल हॉस्पिटल है और कपूर हॉस्पिटल है। ये 3 हॉस्पिटल है जिनका की मान्यता पोर्टल हम एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी तरफ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। सो प्लीज आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए। और बाकी सभी हॉस्पिटल का मान्यता पोर्टल एक्टिवेट हो गया है। आपको उस दिन बताया गया था कि किस तरीके से आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। तो कितने हॉस्पिटल ने सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है? किसी ने भी सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया? मोगा मेडिकल सेंटर आप लोग तो कर रहे थे ना लास्ट टाइम सेल्फ असेसमेंट? मैम पंचशील हॉस्पिटल में मैम मोगा मेडिकल सेंटर का हो गया है। तो बताइए ना कि हो गया है, मैंने पूछा तब आप बोल रहे हो। पंचशील हॉस्पिटल ने भी कर दिया मैडम। ओके, थैंक यू। और कोई हॉस्पिटल? मैंने बोला था कि किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही हो लॉगिन करने में तो प्लीज आप मुझे या राजी को कॉल कर सकते हैं। हम आपको क्लियर, क्योंकि टाइमलाइन है, टाइमलाइन के अंदर प्लीज अपना आप लोग सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और एमपीआर का था, सबके पास एमपीआर का मेल आया था, तो जिनका पोर्टल एक्टिवेट हो गया मैं उनको ही वो बोलूंगी कि क्या आप लोगों ने एमपी जून मंथ का अपना एमपीआर अपलोड किया है क्या? मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट लास्ट टाइम हमने सेशन में दिखाया था ना कि किस तरीके से आपको मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट फिल करना होता है मान्यता पोर्टल पे जाके। हमने भेजा था। अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल ने भेज दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। और कोई मेरठ से फैसिलिटी ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? बस सूरी नर्सिंग होम छोड़ के मेरठ फैसिलिटीज, मंगलम हॉस्पिटल। हाँ मंगलम हॉस्पिटल, आप लोगों ने सेल्फ असेसमेंट या एमपीआर आपने किया है कंप्लीट, या कोई डाउट है अभी इसको करने में? नहीं, कंप्लीट है। पोर्टल पे कंप्लीट कर दिया आपने? कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर कंप्लीट करोगे तो वो चीज हमारे पोर्टल पे दिखने लगता है, तो नहीं दिख रहा है। मैंने मोगा मेडिकल सेंटर का नाम इसलिए लिया पंचशील हॉस्पिटल, क्योंकि इन दोनों हॉस्पिटल्स का हमें दिख रहा है हमारे पोर्टल मैम पे। करेंगे अभी। प्लीज इसको इस हफ्ते, कल सैटरडे संडे है, प्लीज कर लीजिए। और कोई भी अगर डाउट हो रहा है आपको कहीं पे भी, तो प्लीज आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप तुरंत हमें व्हाट्सएप करिए कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है फिल करने में। ओके मैम। ठीक है मैम एक्सक्यूज मी मैम, हम लीव हो जाऊं पंचशील हॉस्पिटल? यस यस यस, थैंक यू मैम।
Okay, so Patel Hospital, Kapoor Hospital and Shivam Surgical and Maternity Center, please आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करिए, अदरवाइज हम नहीं एक्टिवेट कर पाएंगे आपका पोर्टल। वहां पे जब आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन का करोगे ना, तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाके ऑफलाइन पेमेंट को आपको सेलेक्ट करना है और प्रोसीड करना है। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि आपने रजिस्टर्ड कर लिया है, सो हम आपका पोर्टल यहाँ से एक्टिवेट कर पाएंगे। तो मैम दोबारा रजिस्टर करना है इसके लिए? आप अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने डाला था ना कुछ, हाँ जी। तो उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करो एक बार, या अपना वो आईडी पासवर्ड मुझे बता दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। मैम आप कर लीजिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, तब आपने भी देखा था, मैंने स्क्रीन शेयर किया था, तो ये अनआइडेंटिफाइड बता रहा है, अनडिफाइंड, सॉरी अनडिफाइंड। ओके ठीक है, फिर से आप दोबारा फिर से वो सर हेलो, वो इशू सॉल्व हो गया है। इज इट डॉक्टर, आई एम डॉक्टर शमा यार, प्रियंका क्या प्रॉब्लम है पटेल की? मैम एक्चुअली वो ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम पोर्टल आपका एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। सो आप मान्यता के पोर्टल पे जाके जो कुछ एक्टिविटीज है आपकी जो करनी है, वो आप कर नहीं पा रहे हैं मैम। तो जब आपने आप मुझे वो भेज दो, उसका वो क्या भेज मेरा दो? रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह सब हो गई है। हाँ मैम, आपने जब रजिस्टर्ड किया होगा ना, तो आपने आईडी या पासवर्ड, कुछ आपने पासवर्ड बनाया होगा, उसी आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। अदरवाइज वो आईडी पासवर्ड मुझे मैसेज कर दीजिए मैम, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ अपने एंड से। मैं आज आई चेक इट डाउन, मैं अभी शाम को देखती हूँ इस चीज को। ओके मैम, ओके, ओके, थैंक यू प्रियंका। थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू एवरीवन। आप लोगों का मेंटरशिप क्लासेस नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली मे बी हम लोग मंडे को ही लेने वाले हैं। सो मंडे को यही 3 बजे से ही हम लेंगे, और सारी हॉस्पिटल नहीं होगी, हम जिस हॉस्पिटल का होगा कल हम मैसेज आपको ड्रॉप कर देंगे 3 बजे से, ठीक है, मंडे से। और अगेन नेक्स्ट फ्राइडे आपका क्लिनिकल सेशन 5 है, सेम टाइम पे 2:30 PM। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू एंड सॉरी, क्योंकि सेशन आज हमारा लेट स्टार्ट हुआ, आप लोगों को वेट करना पड़ गया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।